हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास, स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ फिर से हैं लीज़ा, जिनका इंटरव्यू आपने पिछले साल भी देखा था। इन्होंने पिछले साल क्लर्क एग्ज़ाम को क्रैक किया था और सेंट्रल बैंक मिला था। इस साल फिर से इन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया है, लेकिन इस बार ये पीओ बन गई। आज हम बात करेंगे कि इनके सफ़र की, कि इन्होंने क्लर्क से पीओ का सफ़र कैसे तय किया, नौकरी करते हुए इन्होंने इस जॉब को कैसे निकाला। स्वागत है लीज़ा आपका, कैसी हैं थैंक आप? यू। मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। कैसा लग रहा है अब पीओ बन गई आप और उसी सेम बैंक में? बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हुँ। तो इस बार थोड़ा कम टाइम मिला था, तो थोड़ा एक्सपेक्टेशन कम था कि होगा कि हुँ, नहीं, बट फाइनली जब रिजल्ट जिस दिन देखा मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि मेरा जो टारगेट था वो फाइनली क्लियर हो गया। ठीक है। तो लीज़ा, आपने एक तो अपना इंटरव्यू जो पिछला दिया था उसमें तो आपने वो सारी चीज़ें बताई ही थी कि आपने शुरुआत से कैसे पढ़ना शुरू किया और क्या-क्या किया। और मैं फिर से सजेस्ट करूँगा आपको कि अगर ये जानना है तो आप वो वीडियो देखिए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक नीचे मिलेगा। अब बात करते हैं कि आपने जॉब करते हुए कैसे एग्ज़ाम को क्रैक किया? टाइम मिल जाता था? सर टाइम तो नहीं मिलता था क्योंकि सबको लगता है क्लर्क में जल्दी छुट्टी हो जाती है, बट मेरे ब्रांच में ऐसा कुछ नहीं होता था। लगता क्या सही बात है, नहीं? नहीं सर, वहाँ पर वर्क प्रेशर ज़्यादा था और अच्छा। 6:30-7 बजे के अंदर पहले मैं कभी नहीं निकली हूँ। हुँ, हुँ। तो फिर स्टार्टिंग में जब आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आया तो मैंने तब हाँ डेली एक मॉक देने की ट्राई की, बट डेली नहीं हो पाता था क्योंकि आके फिर मुझे जर्नी में बहुत टाइम चला जाता था आने से। अच्छा, ये बताओ कि दिन में कितना समय, मतलब एक बिज़ी डे में जब आपका वर्किंग रहता था, तो उसमें आपको कितना समय मिल पाता था पढ़ने का? 2 आवर्स बस, शाम को। जी सर। शाम को 2 घंटे ऑफ़िस से मुझे आने के बाद। सुबह ऑफिस के लिए मुझे 8 बजे निकल जाना होता था, उसके लिए पहले प्रिपरेशन थोड़ा 7 बजे उठ के सब कुछ रेडी वेडी होके, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता था। शाम को मैं जब लौटती थी इनिशियली तो 7 बजे अगर छुट्टी हो, घर आते मुझे 9 बज जाते थे। हुँ। तो बाद में मैंने डिसाइड किया कि वहां पर मैं स्टे करूंगी, तो वहां पर मैं रूम ले ली थी कि ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं। कितनी दूर पोस्टिंग है अभी आपकी? सर 27 किलोमीटर। तो उसके बाद समय कुछ मिला आपको? हाँ सर, समय मिलता था। जब मैं वापस आती थी तब समय मिलता था। सुबह भी थोड़ा, जैसे 7 बजे अगर उठ जाओ तो 7 से 8 तक मैं थोड़ा। लेकिन फिर काम भी तो बढ़ जाता है, क्योंकि घर में तो सब कुछ हाँ सर, आसानी से काम मिल बढ़ जाता है। जाता है। आके फिर मैं कुकिंग करती थी, फिर मैं पढ़ती थी। जैसे कुकिंग हुँ, चढ़ा दिया उसके बाद मैं पढ़ रही हूँ, फिर जाके उसको ये कर रही हूँ, ऐसा होता था। बट फिर मुझे थोड़ा टाइम मिलना स्टार्ट हो गया क्योंकि थोड़ा लेट नाइट तक भी हम फिर कर सकते थे। हुँ। और वीकेंड्स में जब छुट्टियाँ मिलती थी तब? हाँ, वीकेंड्स में मेनली मेंस का प्रिपरेशन वीकेंड्स में ही होता था, मॉक देना। हुँ। तो ऐसे सेलेक्ट होने के बाद घूमते-फिरते नहीं थे, फिर भी पढ़ने में ही लगे हुए थे? तो बहुत थे। अच्छा। कभी कभी बांध से ही हम लोग सब एक साथ निकल जाते थे घूमने के लिए। हुँ, हुँ। वो भी है, वीकेंड में भी रहता था। दोस्त बोलते थे अभी आ जाओ अभी, कब जाएंगे, अब तो जॉब लग गई है, तो वो हुँ। भी कभी कभी कर लेते थे। ऐसा नहीं था कि बहुत ऐसे था, देखो, जाते थे। सेलेक्ट होने के बाद शायद आपको याद हो, मैंने आपसे कहा था कि अभी आगे प्रिपरेशन करनी है, लेकिन एक फ़ेज़ आता है ना बच्चों के मन में कि जब पैसा मिलने लगता है, नौकरी मिलती है, एक हम्म। स्टेबिलिटी आती है, तो आगे की जो रहता है ना कि अभी क्या किया जाए, यही लाइफ़ बेटर है। तो वो आपके भी मन में आया होगा, उससे आप कैसे ओवरकम हुए? जैसे मैंने बोला कि लास्ट ईयर मैंने बहुत मेहनत करी थी कि मेरा पीओ का जॉब निकल जाए। हुँ, जब वो फुलफिल नहीं हुआ, क्लर्क का जॉब खराब नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो बहुत खराब है ऐसा कुछ, बट ये भी बहुत मेहनत से मिला है, बहुत ज्यादा मेहनत से मिला है। हुँ, बट फिर एक ड्रीम था कि मुझे पीओ होना है, तो वो वाला जब कंप्लीट नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं मेरे मन में एक डाउट रह गया था कि क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इतना तो मेहनत किया था। तो जब मेंस का टाइम आया तो जब क्वालिफाई हो गया, तब मैंने बहुत ज्यादा मतलब वो किया, मेरे माइंड को ठीक किया कि अभी 1 महीना है मेरे पास, इसमें अगर कर लूंगी तो मेरा एक सपना पूरा हो जाएगा। हुँ, तो मैं बिल्कुल बाहर जाना बंद कर दी थी। जैसे मुझे याद है, मेरा जब पीओ का एग्जाम था, कोलकाता बुक फेयर सबको पता है बहुत बड़ा होता है। हुँ, हुँ, मैं जिंदगी में कभी आज तक मिस नहीं की, बट इस साल मैंने मिस किया था उसको कि अभी मेरा परसों क्या उसके बाद एग्जाम है, तो मुझे और कुछ नहीं करना। मेरा माइंडसेट हमेशा क्लियर था कि करना है। बाकी टाइम मैं घूम फिर तो रही हूँ, बट अभी एग्जाम आ गए, अभी मुझे कुछ नहीं देखना है, अभी अच्छा, मुझे ये वो पढ़ना है। एक ऐसा क्या फैक्टर था लीज़ा कि आप जब जॉब नहीं कर रही थी, आपने क्लर्क एग्ज़ाम निकाला, पीओ के आपने बहुत सारे मेंस वगैरह भी दिए, लेकिन रह जा रहे थे। फिर जब आप जॉब करने लग गई, उस बहुत कम समय आपको मिल रहा था पढ़ने का भी।
लेकिन इस बार आपका पीओ निकल गया। जैसे कि सर सोचिए कि क्या हाँ, ऐसा फैक्टर रहा? क्या लगता है आपको? एक तो कॉन्फिडेंस, ऑलरेडी मेरे पास एक सिक्योरिटी था कि मैं अभी जॉब कर रही हूँ। मुझे घर से भी कोई प्रेशर नहीं था कि अभी तुमको पीओ बनना है। सब बोल रहे थे ठीक है अभी है, थोड़ा रेस्ट करो। मॉम हुँ, देखती थी इतना मेहनत कर रही है वहां पर है कि मुझे क्या जरूरत है, तुमको अभी जॉब मिल गया है, तुम्हारा प्रमोशन 1 साल बाद फिर से हो जाएगा, तब तुम हुँ, पीओ बन सकते। बट तो कॉन्फिडेंस एक हो गया था कि अगर मैं फेल हो जाऊँ तो मेरे पास ऐसा नहीं कि और एक बहुत ज्यादा मुझे हुँ। सुनना पड़ेगा या ऐसा कुछ। तो मतलब एक चीज़ है कि कॉन्फिडेंस, एक तो ये भी था कि आपने एक एग्ज़ाम निकाल लिया था, तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया था कि आई कैन डू इट, और एक दूसरा सिक्योरिटी हो गया स्ट्रेस था, कम हो गया था, स्ट्रेस कम हो गया था, और वो स्ट्रेस एक कम की हो गया फैक्टर है था। मेरे ख़्याल से। जी सर। ओके। तो जब आपको इतना कम समय मिल रहा था लीज़ा, तो ज़रा आप मुझे अपना एक डेली रूटीन बताइए कि उस लिमिटेड टाइम में 2 से 3 घंटे का जो आपको डेली वैसे मिलता था और वीकेंड का समय, उसको आपने कैसे यूटिलाइज़ किया? क्या प्लानिंग करी आपने कि आप सारे सब्जेक्ट को कवर करते हुए आपने आगे बढ़ी? जैसे सर प्री के पहले तो सिर्फ मॉक दी थी और कुछ हुँ, भी नहीं मेरे पास टाइम मिलता था क्योंकि मैं ट्रेवल कर रही थी तब। फिर जब प्री क्वालिफाई हो गया, मैं वहां पर रहने लगी, तो मेंस के लिए मैं जैसे लास्ट ईयर भी मैंने बोली थी मेरा हमेशा प्रिपरेशन मॉक बेस्ड रहा है। हुँ, हुँ, मैं एक मॉक दे दिया, फुल मॉक, मैंने कभी मॉक सबमिट करके नहीं दिया। हुँ, मुझे जितना भी टाइम मिले, अगर मुझे ऐसा भी हो कि मैं अभी 2 घंटा बैठ पा रही हूँ, उसके बाद मुझे कोई काम आ गया तो मैं उसको पॉज हुँ, करके फिर काम करके फिर आके मैं उसको करती थी। तो पूरा फुल मार्क मुझे देना ही था। फुल मार्क देने के बाद उसको अभी सॉल्व करना। तो अब इस टाइम जैसे प्रैक्टिस बहुत छूट गई थी, तो सॉल्व करने में मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है। एक एक टाइम मुझे ऐसा लगा कि शायद नहीं होगा इस बार। लास्ट टाइम मैं पूरा पढ़ाई में ही अपना सारा टाइम डिवोट कर रही थी। अभी मुझे सिर्फ 1-2 घंटे मिल पा रहे हैं, उसमें भी थोड़ा डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं, किसी ने कॉल कर लिया ये वो, तो हुँ, मुझे लगा था मैं कैसे करूं, बट मैंने छोड़ा नहीं, मतलब लास्ट डे तक मैंने छोड़ा नहीं, करती गई। ज्यादा मॉक भी मैं नहीं दे पाई। लास्ट ईयर जहां पर मैंने 12-13 मॉक मेंस के मॉक दिए थे, यहाँ पर मैं सिर्फ 3 या 4 मॉक दी थी। बट मैंने हर पूरा मॉक को सॉल्व किया। और करंट अफेयर लास्ट टाइम के जैसे टाइम नहीं मिला था, इस बार मैंने करंट अफेयर ऐसे प्रिपेयर किया कि मैंने 1 हफ्ते का छुट्टी लिया था मेंस के पहले। हुँ। 1 हफ्ते मैं मॉर्निंग में सिर्फ 4 घंटा करंट अफेयर करती थी। तो मैंने 3 मंथ सिर्फ मतलब 5-6 दिन में कंप्लीट किए थे। तो वो भी था हो गया कि था कंप्लीट? हो गया, 3 महीना कंप्लीट हो गया था, तो मुझे कितना नंबर लास्ट। मिला था? हाँ जी सर। कितना नंबर मिला था? मुझे ज्यादा नंबर तो नहीं मिले, 14 मार्क्स मिले हैं। बट हुँ, वो मेरे लिए मतलब काफी है 14 सिर्फ ठीक, ठीक नंबर है। जितना आपने इनपुट दिया उसके हिसाब से तो ठीक ही। जी सर। इस बार हौच-पौच नहीं हुआ, क्योंकि करंट अफ़ेयर ही आपकी एक कमज़ोर कड़ी में से एक है। हौच पौच तो हुआ है, मैंने 22 आंसर किया था, तो मुझे हुँ, लगा था अराउंड 20 तो मिलेगा। तो शायद 13 या 14 ऐसे कुछ मिला है, तो वो थोड़ा लगा कि मतलब नहीं होता है, आपको रिवीजन करना पड़ता है। बट हुँ, फिर भी मुझे जितना मार्क्स मिले हैं मैं सेटिस्फाइड हूँ कि ओके। उतना कंप्लीट मैंने पढ़ाई की। लीज़ा, एक तो आपका करंट अफ़ेयर आपको पिछली बार भी बहुत परेशान किया था, है ना? और दूसरा है इंटरव्यू। इंटरव्यू। हाँ, पिछली बार भी इंटरव्यू आपका बहुत ही अच्छा नहीं हुआ था, कहेंगे जी तो। सर। इस बार का क्या एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू का? इस बार सर कुछ और ही हो गया, इस बार मेरे हिसाब से इंटरव्यू बहुत खराब गया था पिछली बार से भी ज्यादा। अच्छा। बट एक्चुअली वो जी सर, बट एक्चुअली वो खराब इंटरव्यू नहीं था। जब मार्क्स आया मुझे पता चला, मैंने उसका एनालिसिस किया कि क्यों मुझे इतना ज्यादा मार्क्स मिले। मुझे 82 मार्क्स मिले थे, 82 जो कि मार्क्स, बहुत ही जी अच्छा सर। है। जी सर, तो शायद अच्छा ही हुआ था। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका इंटरव्यू खराब हुआ था लेकिन नंबर इतने अच्छे आए? सर इस बार मैं बहुत स्ट्रेस्ड हो गई थी क्योंकि इंटरव्यू के लिए मुझे पढ़ने का ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं मिला था। हुँ, हुँ। तो क्योंकि मेरा हमारा एनओसी तो रुक शायद गया मैंने एक मॉक इंटरव्यू भी लिया था ना इंटरव्यू से पहले, इस था, बार। नहीं हो पाता तुम्हारा नहीं लिया था? नहीं। अच्छा, किसी और का लिया होगा। जी सर। तो इस तो बार के इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन ज़्यादा ही खतरनाक पूछे गए? खतरनाक नहीं पूछे थे, मैं बहुत टेंशन में थी क्योंकि मुझे एक्चुअली मेरे ऑफिस से एनओसी नहीं मिला था। तो ओके। एनओसी के लिए मैं भाग दौड़ कर रही थी बहुत ज्यादा। हुँ, हुँ, और जिस दिन इंटरव्यू था, जैसे मेरा 1 पीएम से रिपोर्टिंग था, तो हुँ। मुझे 12 पीएम को मुझे एनओसी मिला था। तो उसके लिए मैं अच्छा। सुबह से रीजनल ऑफिस में बैठी हुई थी, तो बहुत स्ट्रेसफुल थी मैं। तो वहां पर जैसे ही गई, मेरा 4th नंबर में नाम आ गया। हुँ। तो इसलिए मुझे प्रिपेयर होने के टाइम ही नहीं मिला, तो मैं वहां पर जाके बहुत टेंस्ड हो गई थी। बट बट जब मार्क्स आया, मुझे लिटरली एक्सपेक्टेशन नहीं था मुझे इतना मार्क्स मिलेंगे इंटरव्यू में, क्योंकि मैंने मेरे हिसाब से क्वेश्चन इंटरव्यू कहाँ से खराब पूछे था। गए थे लीज़ा? मेरे वर्किंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। हुँ।
और कुछ बेसिक्स क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे कि आप क्लर्क में हैं तो पीओ में क्यों आना चाहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे। तो कौन से क्वेश्चन आप नहीं बता पाई थी? मैं ये क्वेश्चन में बता तो थी कि मेरा ये ड्रीम था, फिर पर ये उन्होंने कौन-सा घुमा। क्वेश्चन आप नहीं बता पा रही थी, जिससे आपको लग रहा है कि इंटरव्यू खराब हुआ? यही क्वेश्चन, ये जो मैं क्वेश्चन बताई आपको, यही वो लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। मैंने जब बोला कि मेरा ड्रीम था, बोले तुम तो सेल्फिश हो, तुम अपने बारे में सोच रही हो, तुम कंट्री का क्या हेल्प करोगे पीओ बन के। तो वहां पर मैं थोड़ा डगमगा गई। हुँ, फिर ये जब हुआ, फिर मुझे एनईएफटी और आरटीजीएस की डिफरेंस पूछे गए, जो मैं हर रोज 4 5 6 हुँ, हुँ। एनईएफटी तो करती हूँ डेली। मैंने उसका डिफरेंस तो बता दिया, फिर मैं फुल फॉर्म एनईएफटी को भूल गई थी। जो मतलब बताओ। इतना, मतलब जो कभी भूली ही नहीं है, मतलब इतना अभी मतलब कभी भी कोई पूछ ले नींद में ही मैं बता दूं, बट वहां पर मैं भूल गई थी। तो ये मुझे तो आप थोड़ा डर दबाव गया। में आ गई, प्रेशर की वजह से ऐसा हो गया। जी सर। उसके बाद एक वो लोग इतना क्वेश्चन, मतलब ऐसे नहीं था, बीच में कोई गैप नहीं था, एक के बाद एक क्वेश्चन पूछे ही जा रहे थे। तो वहां पर मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी। हुँ, बट मुझे एक चीज ने बचा लिया। लास्ट में एक्चुअली मेरे बैंक में कोलकाता साउथ रीजियन का एक हिंदी दिवस कंपटीशन हुआ था। हुँ, वहां पर मैं सिंगिंग में फर्स्ट आई थी, मेरे इस पूरे रीजन में। तो वो सर्टिफिकेट मैंने वहां पर प्रेजेंट किया था। हुँ, तो एक सर थे, मेरा पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में चल रही थी। हुँ, अचानक से उस सर ने हिंदी में क्वेश्चन करना स्टार्ट किया कि तुमने ये कहाँ से, मतलब ये कंपटीशन कहाँ हुआ था, कौन सा गाना गाया। फिर पूछे तुम्हारा फेवरेट सिंगर कौन है, ये और हिंदी रिलेटेड कुछ हिंदी के क्वेश्चन, सिंस वो हिंदी दिवस का प्रोग्राम था। हुँ, तो कुछ उन्होंने टर्म्स बताए, उनका हिंदी ट्रांसलेशन मुझे पूछे। तो वो मैंने बता दिया। फिर लास्ट में उन्होंने बताया ठीक है, तो आपने तो सब बता ही दिया, अभी एक गाना भी सुना दीजिए। हुँ, तो मैं उस टाइम में बहुत टेंस्ड हो गई कि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं की थी, बट मैंने गाना गाया वहां पर अपने नर्व्स को ऐसे कंट्रोल करके। तो सबने मुझे बहुत तारीफ किया था, बहुत अच्छा गाया है। और जो सर ने क्वेश्चन पूछा था, वो मुझे यही पूछा था कि मैंने तुम्हारा गाना जज करने के लिए तुम्हें क्वेश्चन नहीं किया था, हुँ। मैंने तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखने के लिए क्वेश्चन किया था। और तुम्हारा मदर टंग बंगाली है, बट एज अ बंगाली तुम्हारा हिंदी प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा है। सो आई एम रियली इम्प्रेस्ड। तो शायद वहां पर मेरा इंटरव्यू जैसे, मतलब एंड, मतलब अंत भला तो सब भला। तो लास्ट में वो चीज अच्छा जब मुझे इंप्रेशन आपने छोड़ दिया। जी सर। तो देखिए इंटरव्यू में आपसे क्या पूछ लिया जाए, आप उसके लिए कितना भी तैयारी कर लीजिए, वो कमी रहती है। अगर आप कहा जाए कि केवल अपने आप को प्रेज़ेंट करें अच्छे तरीके से, आप अपना कॉमन सेंस सही रखें, तो आपका इंटरव्यू अच्छा ही जाता है ना? तो आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे हुई? सॉरी सर। हिंदी आपकी इतनी अच्छी कैसे हुई? सर हिंदी अब अच्छी हुई, आपके क्लास से ही अच्छी हुई। मेरी क्योंकि मैं हिंदी तो पढ़ाता नहीं हूँ। बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं था, मतलब मुझे सब समझना तो आता ही था। और मैं मुझे मतलब थोड़ा मुझे प्रॉब्लम तो है, अभी भी प्रॉब्लम है, जैसे जेंडर आप में हिंदी प्रॉब्लम। में लिखी हुई चीज़ें पढ़ नहीं पाते। ना, बहुत बहुत धीरे धीरे पढ़ती हूँ। हाँ, अभी दिक्कत थोड़ा होती है। थोड़ा आदत हो गया है, बहुत धीरे धीरे पढ़ती, बट हमारे जो ग्रुप था आपके क्लास के, उन लोगों से बात करते करते मेरा हिंदी थोड़ा फ्लुएंट हुआ है पहले। हाँ, पहले तो बड़ा मज़ाक भी उड़ाया जाता था आपका, है ना? कि मेल और फीमेल को बोलने के लिए आप सेम ही चीज़ों का इस्तेमाल करती थी। अभी वो रह गया है। और एक है सिंगिंग, मैं बहुत गाना गाती हूँ, ऐसे रैंडमली गाना गाती जाती हूँ, तो उससे भी मेरा प्रोनाउंसिएशन बेटर होता है। चलिए बहुत ही अच्छी बात है लीज़ा। तो घर में अब सब और खुश हैं, जी आप सर, पीओ बन बहुत गई खुश है, हैं। बहुत ज्यादा खुश है। ओके, अब आपने घरवालों को बताया भी है कि अब पोस्टिंग कहीं भी हो सकती जी सर, बता दिए है। है, तो उसको लेके दुखी भी होंगे, जिस दिन मेरा रिजल्ट आया परेशान। था, मुझे इतनी रोने लगी थी हाँ, कि कहाँ चली जाओगी, कहाँ चली जाओगी। क्योंकि अभी मैं ज्यादा डिस्टेंस में नहीं रहती हूँ, फिर भी मेरे मॉम डैड बहुत परेशान रहते हैं कि दिन में 10 बार फोन करते हैं, क्या हुँ, खाया, क्या किया, सब कुछ ठीक ठाक है तो, ताला दिए हो, ये वो। तो अभी वो लोग थोड़ा दुखी है, बट वो लोग बहुत खुश भी है। ओके। जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाए तो घरवाले ज़्यादा ही ध्यान रखते जी सर। हैं ना? जी सर। तो आप ये बताइए कि आपका क्वांट और रीज़निंग तो पहले से ही अच्छा था। क्वांट ख़ास तौर पे आपका पहले से ही काफ़ी इम्प्रूव था। इन बिटवीन आपने कुछ सीखने के लिहाज से तो पढ़ा नहीं है, केवल मॉक की प्रैक्टिस ही करी आपने कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चंस को बार-बार रिवाइज़ किया और उसके थ्रू आप आगे बढ़ते रहे। जी मॉक आपने खूब सारे दिए और उसी से आपने इस एग्ज़ाम को निकाला इस बार, जी सर। है ना? बाकी करंट अफ़ेयर के लिए आपने बता ही दिया कि आपने आखिरी के 4-5 दिन में ऐसे किया। इन बिटवीन आपने कोई और रिसोर्सेज़ फ़ॉलो किए क्या? केवल मॉक? नहीं, ओनली मॉक। उतना समय ही नहीं मिल पाता था आपके पास, केवल कुछ मॉक। एक्सपेरिमेंट करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता था, यही है। क्योंकि प्रैक्टिस जब छूट जाती है, उसको फिर स्पीड में लाने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो वो ही कंसिस्टेंट थी आप? जी सर। पढ़ाई में कंसिस्टेंसी थी?
मेंटेन थी? नहीं सर, ये मैं बोलूँगी कंसिस्टेंसी नहीं थी। मैंने बहुत ट्राई किया बट थोड़ा मतलब मैं नहीं बोलूँगी बहुत ट्राई किया, मैं थोड़ा कैजुअल भी हो गई थी। हुँ, हुँ। बट जब प्री निकल गया तब मुझे लगा अब तो करना है, तो प्री के बाद से मेंस तक मेरी कंसिस्टेंसी एवरीडे का था, बट उसके पहले मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। चलिए लीज़ा, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा ज़रा आप ये बताइए, आपकी तरह जैसे बहुत सारे और भी बच्चे हैं जो सरकारी नहीं प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं और जी। तैयारी कर रहे होते हैं साथ-साथ में, तो उनको एक ऐसी चीज़ बताइए कि कैसे वो जॉब के साथ प्रिपेयर करें? क्या रहनी चाहिए उनकी स्ट्रैटेजी? अगर कोई न्यूली स्टार्ट कर रहा है प्रिपरेशन, तो उनको तो डेली 4 घंटा देना ही होगा मुझे लगता है। क्योंकि मेरे जैसे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो मैंने 1 साल पहले जो प्रिपरेशन किया था, तो वो मेरा इतना स्ट्रांग था कि वो इस बार मेरा बहुत हेल्प किया। हुँ, बीच में इतना दिन गैप होने के बाद भी जब मैं कुछ करने जा रही थी रीजनिंग और क्वांट में, तो मुझे ये नहीं लगा कि ये चैप्टर मुझे फिर से सीखना है, क्योंकि मुझे सब आता था, मेरा बस स्पीड इंप्रूव करना था। बट कोई अगर नया स्टार्ट कर रहा है तो उसको पहले कॉन्सेप्ट एकदम अपना बहुत अच्छे से करना होगा, ताकि वो अपना पूरा जिंदगी उसके साथ रहे। या हुँ। वो कभी भी बीच में से स्टार्ट कर रहा हो, वो उसको सिर्फ फिर प्रैक्टिस की जरूरत है और स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। तो ये तो करना होगा, जो लोग जॉब कर रहे हैं डेली, उनको तो डेली 4 घंटा देना ही होगा मुझे लगता है। और जो लोग का ऑलरेडी हो चुका है उनका एवरीडे प्रैक्टिस करने से हो जाता है। सिर्फ प्रैक्टिस, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, सिर्फ मतलब मॉक एंड आपके कहने का मतलब है कि शॉर्टकट के चक्कर में शुरुआती बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए। पहले तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करें, उसी से सारे हल निकलते हैं। यस सर। है ना? शॉर्टकट के वीडियोज़ देख कर के तो कुछ नहीं होता है। यस सर। वो एक बार इम्प्रूव हो गया तो आप प्रैक्टिस बने रहें यस लगातार। सर। और जिन बच्चों का निकला हुआ है, मान लीजिए क्लर्क निकला हुआ है, तो ऑलरेडी आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी तभी निकला है। तो आपको अपनी प्रैक्टिस को बंद नहीं करना होगा, क्योंकि वो बंद कर दिया तो फिर आगे दिक्कत होती जी सर। है ना? चलिए और कुछ बताना चाहेंगे आप? कैसा है आपका जॉब एक्सपीरियंस? जॉब एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। और आपको बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि आपने ही जो हाँ, पढ़ाई सिखाया है, आपने करी, थैंक्स मेरे को आप क्यों बोल रही हैं? आपने जो कॉन्सेप्ट सिखाया है, मेनली रीजनिंग का, मैं मतलब अगर मुझे 10 साल की कोई सिलॉक्स, मैं सिलॉक्स कोई ना कराए और एक दिन अचानक से 10 साल बाद मुझे दे दे ये सिलॉक्स करो, तो मैं अभी भी तब भी कर दूंगी। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है आपके, आपने जो मुझे पढ़ाया है, जैसे हम लोगों को आपने ग्रूम किया है कि कैसे पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है। सब बुक खुल के बैठ जाना और प्रैक्टिस करने नहीं होता, बट उसका सही एक डायरेक्शन होता है कि ऐसे हुँ, ऐसे ऐसे ऐसे। आप, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि आपने कभी प्री और मेंस को अलग अलग नहीं किया। प्री और मेंस हमेशा हम लोग के साथ में था, इसलिए शायद मेरा इतना कम दिन में भी मैंने मेंस इस बार निकाल पाई। हुँ, तो यही मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगी। और जॉब के साथ पढ़ना पॉसिबल है अगर कोई ठान ले, अगर थोड़ा भी टाइम मिल रहा हो वहां पर हम थोड़ा भी अगर प्रैक्टिस कर ले, तो वो हो जाता है। हो जाता है। जी सर। यही है एक मेन चीज़ कि पढ़ना तो सबको ही आता है। एक होता है कि सही डायरेक्शन में भी पढ़ना। कई सारे बच्चे होते हैं जो केवल प्रीलिम्स की ही तैयारी करते हैं। शुरुआत में सोचते हैं जब मेंस निकलेगा तब उसकी तैयारी करेंगे स्टार्ट, और वही एक उनके लिए कह सकते हैं बहुत बड़ी भूल होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं जो 4-5 साल से प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, मेंस नहीं निकाल रहे। रीज़न उसका यही है। अगर आपकी शुरुआत से तैयारी अच्छी रहे मेंस लेवल की, तो फिर आपके एग्ज़ाम सिर्फ़ एक ही नहीं, कई सारे, क्योंकि आपका बेस बहुत अच्छा होता है, आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंड ओके। मैं आपसे कह रहा था कि जॉब के बारे में बताइए, कैसा है एक्सपीरियंस एक आईबीपीएस क्लर्क का? जॉब एक्सपीरियंस अच्छा है, प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, बट ब्रांच का, मेरे ब्रांच के माहौल बहुत अच्छे है। हुँ, वहाँ मेरे जो कलीग्स है बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है। हुँ, तो बहुत अच्छा है। अच्छा है। हम्म। वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्लर्क में भी तो कि बहुत प्रेशर हो जाता है ना? जॉब अच्छी नहीं है। प्रेशर तो है, प्रेशर है, वरना हम लोग ऐसे ही 7 बजे तक अच्छा, नहीं आपके बैठे। बैंक में कोई ऐसी पोजीशन है जिसमें प्रेशर ना हो? कोई ऐसी पोजीशन आपको दिखती है जॉब की जिसमें उसको प्रेशर नहीं है? सबको प्रेशर है। अभी हम अगर बोले कि सब स्टाफ का है थोड़ा कम है, बट सबसे ज्यादा तो मैनेजर्स का प्रेशर रहता ही है। बट हम लोग ऐसे, कभी मेरे जो मैनेजर है कभी मुझे ऐसे ट्रीट नहीं किया ये क्लर्क है, उन्होंने मुझे सब काम कराया है, वो एक हुँ, तरफ से अच्छा है मेरे लिए। क्योंकि अभी मैं आगे जब बढ़ूंगी मुझे अंडरस्टैंडिंग हो गया है कि क्या क्या करना है, कैसे क्या हैंडल करना है। प्रॉब्लम और सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ आपकी बढ़ चुकी हैं, जी सर, जो कस्टमर आपको आगे डीलिंग, हेल्प करेगा। हाँ। कस्टमर डीलिंग वो भी मुझे हेल्प करेगी, क्योंकि जैसे बहुत सारे क्लर्क्स ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर उनका जो वर्किंग कैपेसिटी है उसके बाहर कुछ आ जाए तो वो डिनाई कर देते हैं हुँ, कि हुँ, मुझे नहीं करना है। तो ये एक तरफ से उनका मतलब
दिमाग में कांस्टेंट आ उनके जाता है कि प्रोग्रेस के लिए ही लिमिट वो खुद ही अपने आप को कर रहे हैं। यस सर, यस सर। तो वो शायद उनको प्रमोशन नहीं लेना है, उनमें ही उनको हाँ, बैंक में सैटिस्फाई जाइए तो क्लर्क के पास तो यही कहते हैं ना, मैनेजर के पास जाओ, कुछ भी पूछना है, मैनेजर के नहीं पास जाओ। होता था। तो और मैं एक तरफ से लकी हूँ कि मुझे कैश में नहीं बैठना पड़ा, क्योंकि अगर अच्छा, कैश में बैठना पड़ता है तो वहां पर एक काम में वो हो जाता है कि सिर्फ कैश बांटो सारा आप कुछ दिन। और सीख नहीं। यस सर, कुछ और सीख नहीं पाती इवन। तो इसके लिए लाकी मानती हूँ कि मुझे ऑल टाइप ऑफ ऑपरेशनल वर्क कराया गया। तो ये मेरा अभी मुझे सेंट्रल बैंक में ही जब हो गया है तो वो ही काम मुझे यहाँ पर हेल्प करेगा, अलग से कुछ नहीं करना सीखना पड़ेगा। हाँ, अब आपको अलग से ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे, ठीक है। आप सीखे-सिखाए हुए हो। ट्रेनिंग थोड़ा, बट यहाँ पर मुझे ब्रांच में जो ट्रेनिंग मिल गया है उसका ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं है। हुँ, चलिए अब मैनेजर बनेंगे तो आपको और भी ज़िम्मेदारियाँ मिलेंगी। आप अभी सेकंड हैंड एक एक्सपीरियंस था, जी सर। अब ज़िम्मेदारी के साथ एक्सपीरियंस होगा, जी है ना? सर। पहले तो आपको ऐसा लगता है, लेकिन अभी भी सीनियर्स तो आपके ऊपर रहेंगे, जहाँ भी आप यस सर। और सीखने को मिलेगा। हम्म। उम्मीद करता हूँ कि आप और आगे बढ़ें और सारे एग्ज़ाम्स निकालें, है ना? थैंक यू सर। सिर्फ़ यहीं तक लिमिटेड ना रहें, क्योंकि आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ भी हैं। ओके, चलिए लीज़ा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आज थैंक इंटरव्यू देने के लिए। मिलते हैं फिर अगले आपके इंटरव्यू में। यू। ओके सर। थैंक यू। ओके।